अगला सवाल है हमारा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की विविधता पर प्रकाश डालिए। मतलब किस प्रकार के पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इनका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप इनको कैटेगराइज कर लीजिए कि कितने प्रकार के हैं। जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण और जल पर्यटन। भारत के हृदय प्रदेश के रूप में देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक विशालता, ऐतिहासिक विरासत, जनजातीय समाज एवं सांस्कृतिक समृद्धता के कारण पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन इस समय यहाँ का बढ़ भी रहा है। तो इसी प्रकार हम जो कैटेगरी बांटी है उसी के अनुसार अलग अलग पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या है, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की, तो इसको भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को भी आप बांट सकते हैं। कैसे? किले, महल, गुफाएं, शैलचित्र और मकबरा। तो यहाँ ऐतिहासिक में क्या, पुरा पाषाण काल से लेके आधुनिक इतिहास तक के ऐतिहासिक स्थल आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। जैसे कि किले में ग्वालियर का किला, ओरछा का किला, असीरगढ़ का किला। ठीक है। महलों में आप बात करें तो मोती महल, खरबूजा महल और रूपमती का महल। गुफाओं में भीमबेटका की गुफाएं, बिलौवा की गुफाएं जो ग्वालियर में है, सारोमारा की गुफाएं जो शहडोल में है। शैल चित्र के अंतर्गत आदमगढ़ के शैल चित्र जो होशंगाबाद में बहुत महत्वपूर्ण है, और मकबरा में होशंगाबाद, हुसंग शाह का मकबरा और बाजीराव का खरगोन में। तो आपने ऐतिहासिक को और या अपने अनुसार जो भी आपको एग्जाम में याद आ जाए कि किले में जो आप डालना चाहो तो उनको अलग कर सकते हो, महल में आप और महल ऐड कर सकते हो, दूसरे डाल सकते हो, गुफाओं में जो भी आपको उस समय एग्जाम में याद आ जाए। तो बस एक समझ के लिए कि ऐतिहासिक में आप किले, महल, गुफा, शैलचित्र और मकबरा को डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें धार्मिक स्थलों। यदि मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों की हम बात करें तो हिंदू धर्म में उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट और आप अमरकंटक बोल सकते हैं। इसी प्रकार बौद्ध की बात करें तो सांची का स्तूप और सांची। जैनों में पुष्पगिरी, देवास में बावनगढ़ा, गजा, बड़वानी। और इस्लाम की बात करें तो जामा मस्जिद भोपाल। तो हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लाम की भी अलग अलग, इसके साथ आप खजुराहो की भी बोल सकते हैं क्योंकि वो शैव मत, शैव, वैष्णव और अलग अलग मतलब संप्रदाय के लिए वहां भी आप धार्मिक स्थल के अंतर्गत लिख सकते हैं। यदि प्राकृतिक स्थलों की हम बात करें तो विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में जो भी राष्ट्रीय उद्यान आप नाम लिखना चाहें लिखते हैं, कान्हा, बांधव, गढ़ माधव। ठीक है। अभ्यारण्य में जो भी आपको नाम याद आ रहे हैं उन सेंचुरी का नाम लिख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी है, अचानक मार और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। जलप्रपात की बात करें जिनको भी आप नाम याद कर सकें, जैसे रजत, अप्सरा, तिनछा, पाताल पानी, चूलिया जलप्रपात, इन सब के नाम आप लिख सकते हैं। हिल स्टेशन है होशंगाबाद, पचमढ़ी। तो ये प्राकृतिक के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जलप्रपात और हिल स्टेशन। ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों की यदि हम बात करें तो इसमें मेले, समारोह विभिन्न प्रकार और पर्व। मेले में जो भी आपको याद आ जाए, जैसे भगोरिया का मेला, नागाजी मेला, संत सिंगाजी मेला। समारोह में खजुराहो नृत्य समारोह बहुत महत्वपूर्ण है, इसका तो डिटेल भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई, क्या होता है इसमें, तो वो चीजें आप बता सकते हो। लोक रंग समारोह, कालिदास समारोह या बाकी जो भी आपको याद आए। पर्व में जो भी आपको पर्व याद आ जाए अलग अलग क्षेत्र के, उनको आप लिख सकते हैं। यदि हम ग्रामीण पर्यटन की बात करें तो इस समय ग्रामीण पर्यटन भी बढ़ावा दे मध्य प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जो नेशनल पार्क या अभ्यारण्य से आसपास के जो क्षेत्र लगे हुए हैं वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ का जो लोकल फूड होता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। छतरपुर को भी जो छतरपुर का एक गांव है उसको बेस्ट विलेज ऑफ टूरिज्म अवार्ड भी मिला है, और कस्तूरबा ग्राम इंदौर। या आप इतना बोल सकते हो कि जो नेशनल पार्क है जहाँ टाइगर सफारी होते हैं उन क्षेत्रों के आसपास भी इस समय जो लोकल फूड है ग्रामीणों के द्वारा बनाया जा रहा है, और जो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो डिश बनाई जा रही हैं उनको भी अब बढ़ावा दिया जा रहा है ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत। यदि हम जल पर्यटन की बात करें तो खंडवा के हनुमंतिया टापू जो जल पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश में और एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में अलग अलग कैटेगरी के विभिन्न पर्यटन स्थल है जो अपनी समृद्ध विरासत को दिखाता है, और यहाँ पे रोजगार का भी एक अहम जो भूमिका है वो
मध्य प्रदेश का पर्यटन अदा करता है। तो वो चीजें आप बता सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कालिदास व उसके साहित्यिक विशेषताओं का, कालिदास की जो साहित्यिक विशेषता है उन पर प्रकाश डालिए। तो कालिदास कौन है? प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महान साहित्यकारों में से एक है। तो कालिदास जी के बारे में यहाँ डिटेल से थोड़ा बेसिक उनका इंट्रो देके उनकी जो भी रचना है उनके बारे में बताना है आपको। तो कालिदास जी के आरंभिक जीवन की बात करें तो कालिदास का जन्म चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय यानी गुप्त काल में मध्य प्रदेश के उज्जैन में माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन, मुख्यतः उज्जैन याद रखो, और काल उनका है गुप्त काल। राजा कौन था उस समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। थोड़ा सा और उनके बारे में बताया जा सकता है कि बचपन में कहते हैं कि वो एक तरह से मूर्ख थे, लेकिन वो पत्नी ने जब उनको, उनकी पत्नी का नाम विद्युत्मा है, उनसे विवाह हो जाता है, उनको अपमानित करती हैं, तो उसके बाद वो माँ कंकाली की उपासना करते हैं और आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद वो एक विद्वान बन जाते हैं। इस तरह की घटना कहा जाता है कि पत्नी के कहने के बाद वो जब उनको अंदर वो बात लग जाती है तो वो उपासना करते हैं, आशीर्वाद मिलता है और एक विद्वान बन जाते हैं। तो इसके बाद कालिदास अपनी योग्यता एवं बुद्धि के बल पर सम्राट चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल हो जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त जो नवरत्न उनमें से एक कालिदास भी थे। तो अब उनके साहित्य के बारे में बात करें तो कालिदास ने अपनी जो सभी रचनाएं वो संस्कृत भाषा में की है, तो आपको मालूम होना चाहिए। और इनको हम कैटेगराइज करते हैं महाकाव्य, नाटक और खंड काव्य में। तो यदि हम महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम, इसमें कालिदास ने राजा दिलीप ने से अग्निवर्ष तक रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है, महाकाव्य रघुवंशम में। और कुमार संभव में शिव पार्वती विवाह एवं उनके पुत्र कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर वध की भी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इतनी चीज याद रखना है कि रघुवंशम और कुमार संभव इनके महाकाव्य है। अब उनके नाटक की यदि हम बात करें, यदि उनके नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतला में, मालविकाग्निमित्र में, विक्रमोर्वशीय में, और उनके खंड काव्य हैं चंद्रकाव्य और मेघदूत। तो अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत एवं उनकी प्रेयसी शकुंतला के बारे में बताया गया है। मालविकाग्निमित्र में शुंग वंश के शासक अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम की गाथा है। तो ये एग्जाम में आता है कि मालविकाग्निमित्रम किस वंश के बारे में? तो शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश के राजा के बारे में। विक्रमोर्वशीयम, इसमें मृत्यु लोक के राजा पुरुरुआ एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। खंड काव्य की बात करें तो चंद्र काव्य और मेघदूत। मेघदूत में कुबेर द्वारा निष्कासित गंधर्व द्वारा रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक मेघ को दूत बनाकर प्रेयसी तक संदेश भेजने का वर्णन मिलता है। और चंद्रकाव्य में ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत एवं वर्षा ऋतु का मनोरम वर्णन किया गया है। तो महाकाव्य में रघुवंशम लिखना है, कुमार संभव। नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम, माल माल विकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और खंड काव्य में मेघदूत और चंद्रकाव्य। अब यदि इनके साहित्य की जो विशेषता है हम उनकी बात, इनके साहित्यिक विशेषताओं में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है। प्राकृतिक चित्रण जैसे मेघ, वन, नदियां का भी सजीव चित्रण दिखाई देता है। श्रृंगार और प्राकृतिक चित्रण, और उनकी भाषा सुसंस्कृत, सरस एवं मनोरम है। कथो मतलब कथोपकथन की भाषा पात्र अनुकूल होती है। उच्च वर्ग संस्कृत उपयोग करता है जबकि आमजन सामान्य भाषा का प्रयोग करता है। कहने का मतलब उस इस चीज को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। उपरोक्तः कहा जा सकता है कि साहित्य एवं साहित्यिक विशेषताओं के कारण कालिदास को भारतीय शेक्सपियर या कामनी विलास जैसे उपाधियों से मतलब सम्मानित किया जाता है।